वेलकम स्टूडेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट सेकेंड, रिवेन्यू बजट। इट शोज रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं वो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। वो सभी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जिनका असेट्स और लायबिलिटीज पर कोई असर नहीं पड़ता। एंड कैपिटल बजट, इट शोज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो रिसिप्ट्स और वो एक्सपेंडिचर जिनका असेट्स और लायबिलिटीज पर असर पड़ता है। अब डिटेल में पढ़ेंगे बजट रिसिप्ट्स के बारे में। इट रिफर्स टू एस्टिमेट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट from various sources during a fiscal year. Fiscal year means financial year, that means वो ईयर जो 1 अप्रैल से हर साल स्टार्ट होता है और एंड होता है नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को। तो ये सभी वो एस्टिमेट रिसिप्ट्स हैं। एस्टिमेट का मतलब केवल अंदाज़ा लगाया गया है कि कहाँ से कितना पैसा आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट की एस्टिमेट रिसिप्ट्स हैं जो वेरियस सोर्सेज से, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट को प्राप्त होती हैं एक वित्तीय वर्ष में, एक फिस्कल ईयर में, या कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर में। एग्जाम्पल रिवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे डिटेल में रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। जो प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है केवल हिंट देके समझाया था, आज इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस असेट्स, यानी कि ये वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं जिनसे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट होंगी, अर्थात लायबिलिटीज पैदा नहीं होंगी इससे गवर्नमेंट की, और ना ही गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस होंगे। यही कहलाते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रिवेन्यू, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा, एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। एग्जाम्पल्स आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे दिए गए थे। और नॉन टैक्स रिवेन्यू के एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, फीस एंड फाइन्स एटसेट्रा। देन कैपिटल रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस असेट्स, यानी कि गवर्नमेंट की वो प्राप्तियां, वो रिसिप्ट्स, जब गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा मिलता है तो वो रिसिप्ट्स कहलाता है गवर्नमेंट के लिए। तो वो रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जिनसे कि गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि वो गवर्नमेंट के लिए एक कर्ज होगा, या फिर रिड्यूस असेट्स, या फिर इससे गवर्नमेंट के असेट्स कम हो जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो जाएगी, आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आर, अब ध्यान दीजिएगा कंपोनेंट्स पर। नंबर 1, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि वो कैपिटल रिसिप्ट्स जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, जैसे कि पब्लिक डेब्ट्स। जब गवर्नमेंट जनता से लोन प्राप्त करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए पब्लिक डेब्ट कहलाता है, जिसको मैनेज करता है आरबीआई। सेम ऐसी बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई से ही कर्जा ले सकती है, या फिर फ्रॉम एब्रॉड, गवर्नमेंट कर्जा ले रही है एब्रॉड से, तो ये गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट के कर्जे पैदा होंगे। दैट मीन्स ये हैं डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। और दूसरे होते हैं नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा तो मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, असेट्स घटेंगे, तभी तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहला रही है। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में एक बात तो होना तय है, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर असेट्स घटेंगे। डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। डेब्ट्स का मतलब ही होता है कर्ज, और नॉन डेब्ट का मतलब कर्ज नहीं बढ़ेगा और वो कैपिटल रिसिप्ट भी है। इसका मतलब गवर्नमेंट के असेट्स कम हो जाएंगे, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, दैट मीन्स
गवर्नमेंट ने किया है डिसइन्वेस्टमेंट या फिर रिकवरी ऑफ लोन्स। जब गवर्नमेंट खुद किसी को लोन देती है तो वो गवर्नमेंट के लिए असेट होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वो लोन वापस रिकवर कर लिया तो इससे गवर्नमेंट के असेट्स कम हो जाएंगे। दैट मीन्स नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट से गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं होती, लेकिन असेट्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स। सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे टैक्स रिवेन्यू, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब कहीं पर भी टैक्सेस लगाए जाते हैं या ड्यूटीज इम्पोज की जाती हैं तो वही कहलाता है टैक्स रिवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा पैसा प्राप्त होता है या ड्यूटीज के द्वारा पैसा प्राप्त होता है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी को भरना पड़ता है, ये सब टैक्स रिवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। और ड्यूटीज, जैसे कि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है जिसकी रजिस्ट्री करनी पड़ती है, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से ड्यूटी कहलाती है। अ टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपनीज विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। यानी कि टैक्स यहां पर क्या है वो बताया गया है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। यानी कि टैक्स पे करते वक्त इच्छा वाली कोई बात नहीं है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं दूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं दूंगा। ये कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा जनता पर इंपोज की जाती है, अर्थात लादी जाती है। गवर्नमेंट इसको लादती है लोगों की इनकम पर और कंपनीज के प्रॉफिट्स पर विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। यानी कि इसके बदले में हम लोग गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट की डिमांड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने टैक्स भरा है तो मुझे ये फलाना सुविधा चाहिए गवर्नमेंट से, कि दूसरा व्यक्ति वो टैक्स नहीं भर रहा है तो उसको वो सुविधा दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा। इट कॉम्प्राइजेज ऑफ, टैक्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके बारे में बाद में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत बाद में नहीं, थोड़ी देर बाद ही। और नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट की आमदनी का वो जरिया जो टैक्स के द्वारा नहीं आता। ये गवर्नमेंट की आमदनी है, रिवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है। इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेज इज कॉल्ड नॉन टैक्स रिवेन्यू। अगर गवर्नमेंट को इनकम हो रही है लेकिन टैक्सेस के द्वारा नहीं, बल्कि इनकम हो रही है टैक्सेस के अलावा कहीं और से, तो वो गवर्नमेंट के लिए कहलाएगा नॉन टैक्स रिवेन्यू। एग्जाम्पल, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। अगर गवर्नमेंट को फीस मिल रही है, फाइन मिल रहा है, या गवर्नमेंट ने पेनल्टी के द्वारा पैसा वसूल किया है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिला है, ये गवर्नमेंट की इनकम है सभी, या गवर्नमेंट को प्रॉफिट प्राप्त हुआ है कहीं से क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया था, या गवर्नमेंट को डिविडेंड मिला है, अर्थात गवर्नमेंट ने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया होगा किसी कंपनी के। जिस प्रकार से हम लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स। अब पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में और उनके बीच में डिफरेंस। इट इज अ टैक्स हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। यानी कि जिस व्यक्ति की लायबिलिटी होगी टैक्स भरने की, उस टैक्स का बोझ भी उसी व्यक्ति पर पड़ेगा। अगर कोई भी टैक्स ऐसा है जिस टैक्स में जिस व्यक्ति की लायबिलिटी है, उस टैक्स का बोझ भी उसी इंसान पर पड़ रहा है, यानी कि इंपैक्ट और इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन, तो ऐसे टैक्स को ही कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। इन दिस द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। यहां पर बर्डन यानी कि बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, या टैक्स ऑन कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक्स ओवर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इन अ डे।
क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने इस पर भी टैक्स लगा दिया है। अगर आप एक दिन में बैंक से एक लिमिट से अधिक पैसा विड्रॉ करते हो तो उस पर भी टैक्स है। अब ये सभी कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जो उसी इंसान को देने पड़ते हैं जिस पर वो टैक्स लगाया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति की लायबिलिटी होगी टैक्स भरने की, वो उस लायबिलिटी का बोझ किसी दूसरे इंसान पर डाल देगा। तो ऐसा कोई भी टैक्स जिसमें लायबिलिटी हो एक व्यक्ति की, लेकिन वो उसका बोझ ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे व्यक्ति पर, तो ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। When liability to pay a tax is on one person and the burden of that tax falls on some other person, the tax is called an indirect tax. For example, goods and services tax, value added tax, entertainment tax, sales tax, production duty, custom duty, excise duty and import duty, ये सभी वो टैक्सेस या ड्यूटीज़ हैं जिसमें जिस व्यक्ति पर इसको लगाया जाएगा वो उसको सहन नहीं करेगा, बल्कि इसका बोझ वो ट्रांसफर कर देगा दूसरे इंसान पर। कस्टमर पर लगने वाले सभी टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए जीएसटी। अगर कोई व्यक्ति गुड्स बेच रहा है और गवर्नमेंट उससे कहती है कि मुझे इस पर जीएसटी चाहिए, तो वो जीएसटी अपनी जेब से नहीं भरता, बल्कि वो उस जीएसटी को कस्टमर से ही वसूल करता है। यानी कि टैक्स भरना है बिजनेसमैन को या सेलर को या प्रोड्यूसर को, लेकिन बोझ सहन करना पड़ता है कस्टमर को। तो ऐसे सभी टैक्सेस कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पढ़ेंगे इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पॉइंट नंबर 1, liability to pay and the burden of direct tax falls on the same person. यहां पर लायबिलिटी जिस व्यक्ति की होगी, टैक्स का बोझ भी उसी इंसान पर पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी टू पे दिस टैक्स इज ऑन वन पर्सन एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन सम अदर पर्सन। यानी कि लायबिलिटी होगी एक इंसान पर, लेकिन उसका बोझ पड़ेगा दूसरे इंसान पर। नंबर 2, बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग बोझ दूसरे पर नहीं डाल सकते। अगर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाया है तो वो टैक्स मैं ही भरूंगा, मेरा पड़ोसी नहीं भरेगा, क्योंकि ये टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता। इनकम टैक्स को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी दूसरे इंसान पर, इसलिए वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग बोझ को दूसरे पर डाल सकते हैं। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज पर कोई भी टैक्स अगर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही कहलाता है। नंबर 3, डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं। दैट मीन्स अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स, कम इनकम है तो कम टैक्स, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन पर्सनल एबिलिटी टू पे। क्योंकि ये टैक्सेस व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा टैक्स भरने की क्षमता है, गवर्नमेंट को लगता है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ज़्यादा वसूल करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई गरीब इंसान है बेचारा, तो उसको पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही नहीं है या फिर बहुत कम लगाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में उल्टा होता है। दीज आर कंसिडर्ड रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मीन्स जिन गुड्स की सेल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये गुड्स एक आम आदमी की ज़रूरत के गुड्स हैं, तो उन पर गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है। लेकिन अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बहुत कम बिकते हैं, उनको अमीर लोग ही ज़्यादा खरीदते हैं, तो ऐसे गुड्स पर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाती है। यानी कि यहाँ पर ये रिग्रेसिव है, जितनी ज़्यादा सेल होगी टैक्स उतना कम लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा रिग्रेसिव होते हैं। दे आर कंसिडर्ड रिग्रेसिव बिकॉज देयर बर्डन इज मोर ऑन द पुअर देन ऑन द रिच। इसका बर्डन जो है, इसका बोझ गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है, अमीरों पर कम पड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक यही कंटिन्यू चल रहा है, अभी 3 पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट टैक्सेस आर लेव्ड ऑन द इनकम्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स। डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा लोगों की इनकम पर लगते हैं या फिर लोगों की प्रॉपर्टी पर लगते हैं। इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन देयर सेल, प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं, उनकी सेल पर, गुड्स के प्रोडक्शन पर या उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्ट टैक्सेस आर कंपलसरी एंड कैन नॉट बी एस्केप्ड। डायरेक्ट टैक्सेस को भरना कंपलसरी है, आप इसे बच नहीं सकते। अगर आपने इनकम अर्न की है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, नहीं भरा तो वो ब्लैक मनी कहलाएगा, फिर छापे पड़ेंगे घर पे, इसलिए भरना ही अच्छा रहता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस दीज कैन बी अवॉइडेड बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम परचेज ऑफ द गुड्स हुज प्राइस कंटेन्स टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से आप बच सकते हो। उन गुड्स को खरीदो ही मत जिन पर ज़्यादा टैक्स है, उन गुड्स को खरीदिए जिन पर टैक्स होता ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स से आप बच सकते हो, इनको भरना कंपलसरी नहीं होता। अगर आप ज़िद्दी हो कि हाँ भाई मुझे तो वही गुड्स खरीदने हैं जिस पर टैक्स ज़्यादा है, फिर तो भरना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, वरना इनसे बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, एग्जाम्पल्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स। पिछले पेज पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ये सभी कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का हो सकता है, या तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था शॉर्ट में, आज पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जिसमें जब गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा तो गवर्नमेंट के पास असेट्स नहीं आएंगे। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट ने पैसा तो खर्च किया है लेकिन असेट्स पर नहीं किया है। दैट मीन्स इससे असेट्स क्रिएट नहीं होते और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता ही तब है जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है असेट्स पर, या फिर इसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, अर्थात गवर्नमेंट ने अपना कर्जा उतार दिया। आगे बताए गए एग्जाम्पल्स, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं फिलहाल जिसमें गवर्नमेंट के पास असेट्स बढ़ेंगे नहीं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होगी। जैसे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट ने कहीं से कोई कर्ज प्राप्त किया है और उस कर्ज पर गवर्नमेंट पे कर रही है इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट ऑफ सैलरीज। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं देश के अंदर, उन सभी को गवर्नमेंट सैलरी बांटती है। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी पे की जाती है तो वो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे ना तो गवर्नमेंट के पास कोई असेट आता है और ना ही इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है। नंबर 3, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ग्रांट्स का मतलब आर्थिक सहायता दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। सब्सिडीज़ का मतलब अनुदान, अर्थात ताकि टैक्सेस का बोझ जनता पर कम पड़े इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। सब्सिडीज़ का मतलब टैक्स में छूट नहीं होता। सब्सिडीज़ का मतलब होता है कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, नगद आर्थिक सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। पॉइंट नंबर 4, एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज। दैट मीन्स गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी देश में शिक्षा पर या फिर स्वास्थ्य पर। पॉइंट नंबर 5, डिफेंस सर्विसेज। गवर्नमेंट डिफेंस पर पैसा खर्च करेगी लेकिन सर्विसेज पर, असेट्स नहीं खरीदेगी। अगर गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए असेट्स खरीद लिए तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जब पैसा खर्च किया जाएगा तो इससे गवर्नमेंट के असेट्स बढ़ेंगे।
या फिर लायबिलिटी कम हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल है ऐसा जिसमें एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज एटसेट्रा, अर्थात वो सभी असेट्स जिनकी गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है या तो अपने लिए या पब्लिक के लिए, इसलिए गवर्नमेंट इन एसेट्स पर पैसा खर्च करती है। तो ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी। कोई भी एसेट खरीद ले गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एसेट खरीदा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और लैंड और मशीनरी भी एसेट्स होते हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट की संपत्ति, प्रॉपर्टी। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अर्थात गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के क्योंकि प्रॉफिटेबल लग रहे थे। जिस प्रकार से हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को भी आमदनी की जरूरत है, गवर्नमेंट भी पैसा कमाना चाहती है, गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर्स में। और अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने 50% से अधिक शेयर्स खरीद ली तो वो कंपनी ही गवर्नमेंट की हो जाती है, जिसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, लोन्स टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कर्ज दिया है राज्य सरकार को या किसी विदेशी सरकार को तो ये भी गवर्नमेंट के लिए असेट होता है। जब कर्ज लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, यहां पर गवर्नमेंट ने कर्ज दिया है, लोन देने पर हमेशा असेट बढ़ता है। नंबर 5, रीपेमेंट ऑफ लोन। ये है जहां पर गवर्नमेंट ने अपना कर्ज उतारा है, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होगी। तो अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास असेट्स बढ़ते हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाती है तो वही कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, एन एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स असेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज। वही बात जो पिछले पेज पर मैं आपको बता रहा था कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ेंगे और ना ही लायबिलिटी घटेगी, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज। यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट के रोजाना छोटे मोटे कामों पर पैसा खर्च होता रहता है डिपार्टमेंट्स में, नॉर्मल रनिंग होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को चलाना चाहती है तो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं बहुत सारे, वही एक्सपेंसेस कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर सर्विसेज को मेंटेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल वही जो पिछले पेज पर पढ़ाए थे अभी सारे के सारे, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स या ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट इवन फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने नगद आर्थिक सहायता दी है, ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ फाइनेंशियल हेल्प। जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प के रूप में पैसा देती है तो वही कहलाता है ग्रांट। तो ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सहायता के रूप में पैसा दिया है, भले ही असेट्स खरीदने के लिए दिया हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे गवर्नमेंट के असेट्स नहीं बढ़ेंगे। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के असेट्स, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया है सहायता के रूप में, भले ही अब उस पैसे से स्टेट गवर्नमेंट असेट्स खरीद ले, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के असेट्स नहीं कहलाएंगे, इसलिए इसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही रखा गया है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए। पॉइंट नंबर 3, डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर, देश की रक्षा पर किया गया खर्च। नंबर 4, सैलरी एंड पेंशंस, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी पे करती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे करती है। सब्सिडीज, कैश ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ सर्टेन गुड्स और एक्सपोर्ट्स। किसी भी काम के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, या गवर्नमेंट चाहती है उस चीज़ की सेल ज़्यादा होनी चाहिए देश के अंदर, जैसे कि एलपीजी, इसलिए गवर्नमेंट हम लोगों को एलपीजी पर सब्सिडी देती है ताकि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिलेंडर सस्ता नहीं करेगी तो लोग लकड़ी जलाएंगे, डंग केक्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट शिक्षा पर पैसा खर्च कर रही है या स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रही है।
एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पर किया गया खर्च। ये सभी गवर्नमेंट के लिए कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन असेट और रिड्यूसेज लायबिलिटी। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट होंगे या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि लायबिलिटी कम हो जाएगी, इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी गवर्नमेंट ने एसेट खरीदा है तो इससे एसेट बढ़ेगा गवर्नमेंट का, और अगर गवर्नमेंट के पैसा खर्च करने पर असेट्स बढ़ रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। या फिर गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है बिल्डिंग्स पर, मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर, किसी भी एसेट पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकती है, वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, या फिर रिपेमेंट ऑफ लोन, यहां पर लायबिलिटी घटेगी। ये एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस असेट्स, जैसे कि देश में गवर्नमेंट ने प्लेन्स परचेज कर लिए दूसरे देश से, तो प्लेन्स अगर खरीदे गए हैं तो ये अब चाहे गवर्नमेंट दूसरे देश से खरीदे या अडानी से खरीदे, अंबानी से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, गवर्नमेंट के लिए वो असेट्स हैं। दैट मीन्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर गवर्नमेंट ने कर्ज दिया है, स्टेट का मतलब राज्य को या यूनियन टेरिटरीज को, तो लोन देना भी गवर्नमेंट के लिए असेट होता है, क्योंकि लोन लेते हैं तो वो कर्ज है, लोन देते हैं तो वो असेट है, संपत्ति है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अंतर का आधार क्या होगा, अर्थात हमें कैसे पता चलेगा कि जब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ असेट्स whereas the revenue expenditure does not. That means अगर गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है और उससे असेट बढ़ रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, असेट नहीं बढ़ रहा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, बिकॉज इट इज इनकर्ड ऑन रेंडरिंग सर्विसेज एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो या तो सर्विसेज देने पर होता है पैसा खर्च गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग पर, यानी कि उनके जो काम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वहां पर एक्सपेंसेस करने पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 1 ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनेंस। वही बात जो भी पिछले पेज पर लास्ट लाइन में आपको बताई थी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने पर जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा वही कहलाएगा, या उनको मेंटेन करने पर पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग पर या उनके मेंटेनेंस पर, वही कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगी। इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स। नंबर 2, इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ असेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट नहीं होता, अर्थात गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ते नहीं हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ जाते हैं। इसका नतीजा निकलता है कि इससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ेंगे, इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ असेट्स। नंबर 3, इट इज रिकरिंग इन नेचर एंड इनकर्ड रेगुलरली। रिकरिंग नेचर का मतलब ये ऐसे प्रकृति के हैं जो बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे सैलरी ये हर महीने पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। असेट्स तो कभी कभार खरीदे जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस तो बार बार किए जाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट का एक्सपेंस ही है ये। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। नॉन रिकरिंग का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार थोड़ी होता है। अब जैसे प्लेन्स खरीदे हैं गवर्नमेंट ने, तो ये थोड़ी कि रोजाना खरीदेगी, आज भी खरीद लिए, कल भी खरीद लिए, परसों भी खरीद लिए। प्लेन तो कई सालों में जाके एक बार खरीदे जाते हैं, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। नंबर 4, इट इज शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका बेनिफिट केवल शॉर्ट पीरियड में मिलता है। अगर दोबारा बेनिफिट चाहिए
अगले पीरियड में दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं हमें। इट इज़ जनरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर। जैसे एसेट्स खरीद लिया तो एक बार में झंझट खत्म, अब उस एसेट को यूज़ करते रहो बार 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 बार। ये थोड़ी कि जब भी उस एसेट को यूज़ करना होगा दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब मैंने टेलीविज़न एक बार ख़रीदा था, लैपटॉप एक बार ख़रीदा था, उसका यूज़ ना जाने कितनी बार करता हूँ रोज़ाना, तो उसके लिए मैं बार बार पैसा खर्च नहीं करता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब एसेट खरीदा जाता है उसका असर लंबे समय तक पड़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बार बार करना पड़ता है। नंबर 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स में है एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन्स। अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनवाया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, लेकिन उस हॉस्पिटल में दवाएं जो बांटी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सेम ऐसे ही सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर को सैलरी देनी पड़ती है हॉस्पिटल्स में फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सैलरी दे रही है या पेशेंट्स को दवाई बांट रही है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर पैसा खर्च करेगी क्योंकि इससे एसेट बढ़ेगा गवर्नमेंट का। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।